अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर। ये है हमारा लेक्चर नंबर 1 और इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे प्लांट्स और एनिमल सेल्स के बारे में और जितने भी ऑर्गेनल्स जो प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। और मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में बता भी दिया है कि हम कौन कौन से ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द सेल? तो बच्चों जैसे आप सबको पता है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल। अच्छा बच्चों, ये जो स्लाइड्स है ना, इसके ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो सब आप एज अ नोट्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल क्या होता है? ये एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं, ठीक है। एवरी बेसिक सेल इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स, ठीक है बच्चों। जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर आपको ये थ्री थिंग्स कॉमन नजर आएंगी। कोई भी सेल इन तीन चीजों के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब हर सेल के अंदर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नजर आएगी, आपको साइटोप्लाज्म भी नजर आएगा और आपको डिफरेंट ऑर्गेनल्स उसके साइटोप्लाज्म के अंदर नजर आएंगे, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नजर ना आए या साइटोप्लाज्म नजर ना आए या कुछ ऑर्गेनल्स ना नजर आए तो आप समझ जाएं कि वो सेल नहीं है। तो सेल को एग्जिस्ट करने के लिए, सेल के लिए ये तीन चीजें होना जरूरी है, ठीक है। और ऑर्गेनल्स क्या होते हैं बच्चों? दे आर द टाइनी मशीनरीज दैट आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर द सेल ग्रोथ एंड सर्वाइवल। ऑर्गेनल्स का क्या काम होता है? ये छोटी छोटी मशीनरीज की तरह होती हैं और ये सेल के जितने भी डिफरेंट फंक्शंस हैं, उसकी ग्रोथ है, उसकी सर्वाइवल है, उसका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना है, उसकी प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, जितने भी सेल के अपने अपने जो फंक्शंस होते हैं उन सबको परफॉर्म करने के लिए ये छोटी छोटी मशीनरीज होती हैं और हम इनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ठीक है। लेते हैं वन बाय वन कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स जो हैं बच्चों वो हमारे सेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक दफ़ा फिर अपना लेज़र जो है वो ओपन कर लेती हूँ ताकि आपको साथ साथ पता चलता जाए। अच्छा बच्चों, अगर हम अभी जो हम ऑर्गेनल्स डिस्कस करने वाले हैं ना वन बाय वन, वो ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो आपको प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, जो कि दो बेसिक टाइप ऑफ सेल्स हैं जिनको हम हायर ऑर्गेनिजम्स में डिस्कस करते हैं, उनके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन जो है बच्चों ये एक प्राइमरी ऑर्गेनल है एंड इट इज द आउटर लेयर ऑफ द सेल। आपको सेल के बाहर ये जो आउटर लेयर नजर आ रही है, अगर आप मेरे पॉइंटर को फोकस करो तो ये जो आपको आउटर लेयर नजर आएगी ना बच्चों, ये क्या है हमारे पास? सेल मेम्ब्रेन। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि इट इज अ थिन लेयर लाइक अ स्किन। जैसे ह्यूमन बॉडी के ऊपर स्किन होती है, बिल्कुल इसी तरह सेल मेम्ब्रेन के अराउंड एक स्किन लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, जो कि किसका बना होगा? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का। उसको हम क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करूँ तो सेल मेम्ब्रेन का जो सेकंड नेम है वो है हमारे पास सेल सरफेस मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम सेल मेम्ब्रेन को तीनों नाम दे सकते हैं, सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तीनों नाम हैं, इनको कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा, हम इसको स्पेसिफिकली सेल सरफेस मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर मेम्ब्रेन्स इनसाइड द सेल। देखो बच्चों, सेल के अंदर ना आपको बहुत से ऑर्गेनल्स नजर आएंगे, तो हर ऑर्गेनल की भी अपनी अपनी मेम्ब्रेन होती है। तो जब हम स्पेसिफिकली सेल के मेम्ब्रेन की बात कर रहे होते हैं ना, तो फिर हम उसे सेल सरफेस मेम्ब्रेन कहेंगे, ताकि हमारी कंफ्यूजन ना हो कि जी हम सेल की ओवरऑल सरफेस की मेम्ब्रेन के बारे में बात करें या उसके न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के बारे में बात करें, उसके अंदर जो और ऑर्गेनल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन के बारे में बात करें। तो इसलिए हम इसको सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है कि इट परफॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड द आउटसाइड। अच्छा, अगर आप इसको ना यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे देखूँ ना, ये देखो, आप ये देख रहे हो, ये इसका बीच में जितना भी स्ट्रक्चर है ये इसका क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और ये क्या है? आउटर। ठीक है, आउटर एनवायरनमेंट है। तो देखो ना, ये आउटर एनवायरनमेंट और साइटोप्लाज्म के दरमियान आपको ये एक बाउंड्री नजर आ रही है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी चीजें हैं, ऑर्गेनल्स हैं या मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, वो सब सेल के अंदर ही, साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होगा। ठीक है, वो कभी लीक आउट नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इसलिए हम कहते हैं कि इट एक्ट एज अ बाउंड्री बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड द आउटसाइड। ठीक है, अच्छा बच्चों, अगर हम इसकी नेचर की बात करें ना, तो ये क्या है? इट इज पार्शली और सेलेक्टिवली परमिएबल। बच्चों ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने बहुत ज्यादा अपने माइंड के अंदर रखना है। परमिएबल का क्या मतलब होता है? टू, अगर मैं इसको स्पेसिफाई करूं, टू अलाउ। जब हम कहते हैं ना कि कोई भी चीज एक मेम्ब्रेन से क्रॉस कर सकती है तो हम कहते हैं कि ये परमिएबल है।
ठीक है, क्या है? परमिएबल। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं और ये इस सेल मेम्ब्रेन से गुजर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये परमिएबल है टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, कि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर रही है कि वो इसके थ्रू पास आउट हो जाए। ठीक है, लेकिन जब हम बच्चों कहते हैं ना कि इट इज पार्शियली और सेलेक्टिवली परमिएबल, तो इसका मतलब होता है कि कुछ कुछ चीजों को सेल मेम्ब्रेन अलाउ करेगी, लेकिन किसी किसी चीज को अलाउ नहीं करेगी। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ एक प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन ए। ठीक है, इसका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, तो क्या सेल मेम्ब्रेन इसको भी अलाउ करेगी जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गुजरा है? नहीं। प्रोटीन्स होती हैं जो हायर हमारे पास लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, क्या है? लार्जर एंड चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे ग्लूकोज हो गया, हमारे पास प्रोटीन हो गया, हमारे पास आइंस हो गए, ये सेल मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं होते, ना ये ऐसे डायरेक्ट एंटर होते हैं, ना ही ये सेल से ऐसे डायरेक्ट आउटसाइड चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो पार्शियली और सेलेक्टिवली परमिएबल है। वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसको तो अपने थ्रू पास आउट होने देती है, एंटर भी होने देती है और एग्जिट भी होने देती है। लेकिन जो हमारे पास लार्जर पार्टिकल्स हैं, जैसे हमारे पास प्रोटीन्स हैं, ग्लूकोज हैं या आइंस हैं, ठीक है, आइंस में हमारे पास डिफरेंट वैरायटी आएगी, आगे हम पढ़ेंगे, कैल्शियम आएगा, पोटेशियम आइंस आएंगे, सोडियम आइंस आएंगे, ठीक है, डिफरेंट तरह के आइंस होते हैं। तो इनको जो है वो पास आउट नहीं करने देती। इनके लिए क्या होता है कि स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं। बच्चों ये आप, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको गौर से देखो, कि अगर मैं आपको ये देखो, ये पर्पल वाला देखो, ये आपको एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जिनके थ्रू आइंस और प्रोटीन्स एंटर और एग्जिट करती हैं सेल से। ठीक है, तो क्या है कि सेल मेम्ब्रेन अपने स्ट्रक्चर से तो पास नहीं होने देती, उसने स्पेसिफिक प्रोटीन्स रखे होते हैं जिसके थ्रू वो प्रोटीन्स और जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं उनको इन एंड आउट करने देती है सेल से। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं कि इट इज पार्शियली और सेलेक्टिवली परमिएबल। तो ये पॉइंट बच्चों आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं बच्चों, हमारे पास जो सेकंड ऑर्गेनल है वो हमारे पास क्या है? सेल वॉल है। अच्छा बच्चों, सेल वॉल जो है ना, ये भी आपको एनिमल सेल में तो कभी नजर नहीं आएगी, हमेशा आपको प्लांट सेल में ही नजर आएगी। ठीक है, जैसे हमने अभी बच्चों पढ़ा ना कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक आउटर स्ट्रक्चर है। ये देखो यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन लिखा है ना उसने, ये आपको पतली सी जो लाइन नजर आ रही है ग्रीन कलर की, लाइट ग्रीन सी। ठीक है, ये तो हो गई सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और थिक लेयर होती है, ठीक है, एक और थिक लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ठीक है, ये फर्दर प्रोटेक्शन के लिए, फर्दर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, सेल के अंदर होती है। क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। ठीक है, और ये सेल्स में ही आपको हमेशा, प्लांट सेल्स के अंदर ही सेल वॉल नजर आएगी, आपको एनिमल सेल्स में कभी भी सेल वॉल नजर नहीं आएगी। ठीक है, और ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में कि सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करती है? आई रिपीट, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। अच्छा बच्चों, जब ऑलरेडी एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और सेल वॉल क्यों है, ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों ये है कि देखो आपको ना ये एक स्ट्रक्चर नजर आएगा, वैक्यूल। ठीक है, जब हम वैक्यूल को पढ़ेंगे ना तो मैं वहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगी कि सेल वॉल जो है वो एक एडिशनल लेयर क्यों नेचर ने प्रोवाइड की है, जबकि सेल मेम्ब्रेन ऑलरेडी प्रेजेंट थी। ठीक है, और आपको इसकी नेचर अगर हम डिस्कस करें तो ये आपको क्या नजर आएगी? फुली परमिएबल। ये आपको क्या नजर आएगी? फुली परमिएबल, मतलब इसके थ्रू आपको हर चीज क्रॉस भी कर सकती है, इनसाइड द सेल भी जा सकती है और आउटसाइड भी आ सकती है। 100% जितनी भी चीजें हैं वो सेल वॉल को क्रॉस कर सकती हैं। अच्छा बच्चों, क्यों कर सकती हैं? क्योंकि इनके दरमियान ना जो सेलुलोज फाइबर्स हैं, अगर आप यहाँ पर ये डायग्राम में देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ सेल वॉल देखो, आपको ये ऐसे ना क्रिस क्रॉस फाइबर्स नजर आएंगे ऐसे। ठीक है, अब क्योंकि ये क्रिस क्रॉस होता है ना, तो इनके दरमियान ये एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, ऐसे बड़े बड़े पोर्स, होल्स बने होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। तो इन एम्प्टी स्पेसेस की वजह से सेलुलोज के अंदर जो होती हैं, वो जितनी भी चीजें हैं वो इन भी जा सकती हैं, ठीक है, और आउट भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम सेल वॉल को क्या कहते हैं कि इट इज फुली परमिएबल। जो सेल मेम्ब्रेन थी वो पार्शियली परमिएबल थी, लेकिन जो सेल वॉल थी वो हमारे पास फुली परमिएबल है। तो ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। और सेल वॉल किसकी बनी है? इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, और ये क्यों एक एडिशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कि जब हम वैक्यूल को भी थोड़े फ्यू मिनट्स में डिस्कस करेंगे तो वहां पर मैं आपको ये पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन करूंगी।
अच्छा बच्चों, उसके बाद हमारे पास थर्ड जो जनरल ऑर्गेनल या आप स्ट्रक्चर ऑफ द सेल कह लो, ऑर्गेनल तो नहीं से कह सकते, इसे इस पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है ये सेल का, तो उसे हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। अच्छा बच्चों, साइटोप्लाज्म क्या होता है कि इट्स अ जेली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो सेल के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या है, अगर हम इसे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, हम अपने ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप कह लो, अगर हम अपने सेल को विजुअलाइज करें तो इट लुक्स लाइक अ थिक लिक्विड। ठीक है, थिक भी कहीं होगा और किसी बुक्स में आपको जेली लाइक भी होगा विथ पार्टिकल्स। क्यों? इसके अंदर स्टार्च, प्रोटीन्स, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं। ये आपको डायग्राम के अंदर बच्चों की जो लाइट ग्रीन सा सारा एरिया नजर आ रहा है ना, ये सारा लाइट ग्रीन एरिया जो आपको नजर आ रहा है, ये सारा क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इसका जो अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इट इज 90% वाटर। ये किसकी बनी होती है? 90% वाटर की होती है। और उसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? सॉल्ट होता है और शुगर डिजोल्व होती है। ठीक है, और इसके अंदर और क्या क्या प्रेजेंट होता है? लिपिड्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं और एंजाइम्स भी होते हैं, जो भी सेल को रिक्वायर होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों, वो क्या है कि मेजर साइट वेयर majority of the chemical reactions required by the cell for its growth and survival take place। अब देखो बच्चों, साइटोप्लाज्म को जो सेल है ना, उसको जितना भी काम करना है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस करने हैं, या अपने ऑर्गेनल्स को समेट के रखना है, या अपने न्यूट्रिशन को, अपने फूड को, जैसे ग्लूकोज है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स, हम सबको किस में समेट के रखना होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इसीलिए जितने भी मेजर केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, नॉट ऑल। ये बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस साइटोप्लाज्म में नहीं होते। आप कह लो कि 80% जो है वो किसके अंदर होंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर। और रिमेनिंग जो 20% है वो रिएक्शंस आपको कहाँ होते नजर आएंगे? ऑर्गेनल्स के अंदर। ठीक है, ये जो आपको डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं जिन्हें भी हम आगे लेटर डिस्कस करने वाले हैं, इसके अंदर आपको 20% केमिकल रिएक्शंस होते हुए नजर आएंगे। लेकिन 80% जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हमेशा आपको किस में नजर आएंगे? साइटोप्लाज्म में। जैसे अगर हम फेमस केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो हमारे पास क्या क्या आता है? ग्लाइकोलिसिस और ट्रांसलेशन। ठीक है, ये दो डिफरेंट हमारे पास आप कह लो केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि सेल को अपनी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए रिक्वायर होते हैं। ये किसके अंदर होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। अच्छा बच्चों, उसके बाद हमारे पास जो ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल आता है ना, वो हमारे पास क्या आता है? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जो है ना बच्चों, ये आपको एक राउंडेड स्ट्रक्चर नजर आएगा। क्या नजर आएगा? अगर मैं आपको पेन से बताऊं तो ये आपको ऐसे राउंडेड सा, ये जो डार्क ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर का आपको सेल के सेंटर में स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, राउंडेड कलर का ऑर्गेनल, इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अगर कहीं पे प्लूरल होगा तो वो आपको क्या नजर आएगा? न्यूक्लियाई। हम प्लूरल न्यूक्लियाई बोलते हैं और न्यूक्लियस हम सिंगुलर बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, न्यूक्लियस जो है वो सिंगुलर, जब एक न्यूक्लियस की बात हो तो न्यूक्लियस कहेंगे, जब मल्टीपल न्यूक्लियस की बात होगी तो हम न्यूक्लियाई कहेंगे। ठीक है, और ये किस में प्रेजेंट होता है? इन द सेंटर ऑफ द सेल आपको हमेशा नजर आएगा। और इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? जो आउटर इसकी मेम्ब्रेन है, ये लाइट ब्लू सी जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं, ठीक है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, जैसे हमने सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन थी, अगर हम बात करें सेल की आउटर मेम्ब्रेन की, तो वो क्या थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर हम न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन की बात करें तो वो क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, याद है मैंने पीछे पॉइंट बताया था कि जब हमने सेल की मेम्ब्रेन को बाकी ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन से डिफरेंट करना होता है तो हम इसे सेल सरफेस मेम्ब्रेन कहते हैं। तो बच्चों वो इसी वजह से कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन होती है, उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको सेल सरफेस मेम्ब्रेन कहते हैं सेल को, और न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ ना आपको इसके अंदर ये छोटे छोटे टाइनी पोर्स नजर आएंगे, ऐसे सुराख से पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होल्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, और ये न्यूक्लियस की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं और प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो सारे सेल के अंदर आने होते हैं साइटोप्लाज्म में, तो इन पोर्स के थ्रू आते हैं। ठीक है, और इस न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था? कौन से साइंटिस्ट थे? रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ठीक है, और अगर बच्चों आप कभी लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर सेल का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो हम स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग का मतलब होता है कि हम सेल को कलर्स के साथ देखना चाहते होते हैं। तो जब हम स्टेनिंग करते हैं ना, तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, वो बहुत डार्कली स्टेन्ड होता है। ठीक है, पूरा सेल जो है ना वो आपको लाइट कलर में नजर आएगा, लेकिन जो न्यूक्लियस है ना वो आपको बहुत डार्क कलर का बिल्कुल सेंटर में नजर आता है। जब हम इसे लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वहीं से हमें पता चल जाता है कि जो हमारा सेल है, इसमें ये सेंटर में जो डार्क कलर की एंटिटी है, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। ये तो हो गया ना बच्चों इसका स्ट्रक्चर। अब हम शिफ्ट करते हैं इसके फंक्शंस की तरफ।
अच्छा, अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूँ ना बच्चों, तो इसके फंक्शंस बहुत डाइवर्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं बच्चों? जिस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शन परफॉर्म करता है, इंसान को सोचने में, चलने-फिरने में, मूवमेंट में, कम्युनिकेशन में, स्पीच में, बैलेंस में हेल्प आउट करता है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ब्रेन करता है। इसी तरह न्यूक्लियस के भी जो हमारे पास मेन रिएक्शंस है ना, वो हमारे पास क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल है, ठीक है ना? तो यहाँ से आप इसको थोड़ा-सा, तो बच्चों यहाँ पर अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने ये कह दिया कि जो न्यूक्लियस है वो ब्रेन ऑफ द सेल है, तो मैम हमें ये भी बताएं ना कि न्यूक्लियस जो है वो ऐसे कौन-कौन से सेल रिएक्शंस परफॉर्म करता है जो कि हम उसे ब्रेन ऑफ द सेल कह रहे हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें ना, तो ये हमें किस में हेल्प करता है? सेल की डिवीजन में। कि सेल को अगर डिवाइड होना है, एक सेल है और उसने न्यू सेल में, दो न्यू सेल्स में प्रोड्यूस करना है, तो सेल डिवीजन हमें कौन करके देगा? किसकी हेल्प से होगी? न्यूक्लियस की हेल्प से होगी। इसी तरह जो सेल डेवलपमेंट है, एक सेल को न्यू सेल में डेवलप होना है या डिवीजन होकर नया सेल बनना है, तो ये भी हमें कौन करके देता है? न्यूक्लियस। ठीक है, और जितनी भी सेल एक्टिविटीज हैं, उसकी प्रोटीन्स की सिंथेसिस है, उसके जीन्स ने एक्सप्रेस होना है, वो सब की सब हमें कौन करके देता है? न्यूक्लियस करके देता है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, और जो उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना बच्चों, वो क्या है? सेल डिफरेंशिएशन। देखो अब हमारे पास ये एक सेल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी कितनी डाइवर्स है, इस सेल ने ब्रेन में भी जाना है, इस सेल ने हार्ट में भी जाना है, ठीक है, इस सेल ने किडनी में भी जाना है, ठीक है। तो अब क्योंकि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है ना, तो इस वजह से हर सेल दूसरे सेल में जाके ना बिल्कुल डिफरेंटली एक्ट करेगा। तो क्योंकि डिफरेंटली एक्ट करेगा, इसी वजह से हम इसको कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। कि एक सेल जब ब्रेन सेल में जाता है तो डिफरेंट होता है, हार्ट में जाता है तो डिफरेंट होता है, किडनी में जाता है तो डिफरेंट होता है, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। कि एक ही सेल है, एनिमल सेल का एक ही जैसा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब वो डिफरेंट एरियाज में जाएगा, डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा, तो वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेता है। तो ये भी कौन करके देता है? न्यूक्लियस करके देता है। तो अब आप देख रहे हो कि कितना मेजर फंक्शन है न्यूक्लियस का। सिर्फ सेल डिवीजन, सेल डेवलपमेंट और सेल एक्टिविटीज नहीं है, बल्कि सेल डिफरेंशिएशन है। फॉर एग्जांपल अ ब्लड सेल, अ लिवर सेल, अ मसल सेल और अ नर्व सेल, बाय रेगुलेटिंग द केमिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द सेल। अभी हम लेक्चर 3 या मे बी लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे स्पेशलाइज्ड सेल्स को, तो वहां पर भी हम ये पॉइंट दोबारा से डिस्कस करेंगे, सेल डिफरेंशिएशन वाला। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर ना एक बड़ा प्यारा सवाल आता है कि मैम सेल इतना काम करता है, न्यूक्लियस उसको इतने हेल्प करता है सेल डिफरेंशिएशन में, तो आखिर कैसे? तो बच्चों उसका आंसर लाई करता है कि जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, क्या है हमारे, आपको पता है ना सेल जो के अंदर जो होता है वो डीएनए होता है। ठीक है, तो जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है ह्यूमंस की या कितनी किसी भी एनिमल्स की या प्लांट्स की, वो किस में स्टोर होती है? इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। ठीक है, और जीन्स किसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं? डीएनए के ऊपर। ठीक है, आपने ये स्ट्रक्चर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ना बच्चों, कि ऐसे हमारा डीएनए होता है और उसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होती है, और यही जीन्स हमारे पास हर तरह का सेल को जो है वो डाइवर्स फंक्शंस परफॉर्म करने पर जो है वो आप कह लो कि इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि जी किस आई का कलर कैसा होगा, ठीक है, स्किन का कलर कैसा होगा, हर चीज के लिए जीन्स होती है, और ये किसके ऊपर प्रेजेंट होती है? डीएनए के ऊपर। तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वो किसके अंदर प्रेजेंट होगा? हमारे न्यूक्लियस के अंदर। अगर आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखोगे ना, तो आपको ये क्रोमोसोम्स नजर आएंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स हम उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जिनके ऊपर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊँ ना, भी हम जब माइटोसिस मियोसिस पढ़ेंगे तो वहां पर हमें ये पॉइंट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कमिंग वीडियोस में, कि इस तरह से हमारे पास क्रोमोसोम होता है और इसके अंदर हमारे पास डीएनए स्टोर होता है। ठीक है, और हर डीएनए के ऊपर आपको मल्टीपल थाउजेंड्स जीन्स नजर आएंगी। तो क्योंकि हमारा न्यूक्लियस जो है वो स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, डीएनए को, इन अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसी वजह से न्यूक्लियस परफॉर्म ऑल सेल एक्टिविटीज। ठीक है, एंड इट्स ऑल भी कह सकते हैं और मेजर सेल एक्टिविटीज। ठीक है, और दैट इज इट इज वाई दैट्स वाई वी कॉल्ड न्यूक्लियस एज द ब्रेन ऑफ द सेल। समझ आई बच्चों ये पॉइंट आपको? क्योंकि आई रिपीट कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो सारा हम क्या करते हैं? किससे कंट्रोल करवाते हैं? न्यूक्लियस से कंट्रोल करवाते हैं। इसी वजह से ना हम सेल को क्या कहते हैं कि भाई उसका जो मेजॉरिटी फंक्शन है वो कौन करके देगा? न्यूक्लियस। जिस तरह से कि एक ब्रेन हमारे करके देता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, तो अब हम आगे आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनल की तरफ, वो है बच्चों राइबोसोम्स। ठीक है,
हमने न्यूक्लियस डिस्कस कर लिया, हमने सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस कर ली, हमने सेल वॉल डिस्कस किया, हमने न्यूक्लियस डिस्कस किया। अब हमारे पास जो तीसरी ऑर्गेनल है, फोर्थ ऑर्गेनल है, वो है हमारे पास राइबोसोम्स। ठीक है बच्चों, राइबोसोम्स जो हैं वो हमारे पास बेसिकली क्या परफॉर्म करते हैं, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। सेल को जितनी भी प्रोटीन्स बनानी होती हैं वो सारी हमें कौन बना के देता है, राइबोसोम्स। ठीक है, और सिर्फ बना के नहीं देता बल्कि उन्हें असेंबल भी करता है, मतलब उन्हें प्रॉपर शेप प्रॉपर स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करके देता है राइबोसोम्स। ठीक है, तो अगर हम ये पॉइंट देखें कि जी जिस तरह से रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, तो राइबोसोम्स को किसने डिस्कवर किया था, जॉर्ज एमिल पिलार्ड इन 1950। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ पर ना अगर हम डायग्राम के अंदर देखें तो ये आपको टाइनी डॉट्स नजर आ रहे होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, ये छोटे छोटे बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर के आपको छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं। ये क्या है हमारे पास, राइबोसोम्स। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, राइबोसोम्स। और बच्चों ये इतने छोटे स्ट्रक्चर के होते हैं, इतने स्मॉल स्ट्रक्चर के होते हैं कि ये हमें लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर नजर नहीं आते। आपको अगर राइबोसोम्स का फुल स्ट्रक्चर देखना हो तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिक्वायर होती है। ठीक है, दूसरा ये है कि ये किस तरह से प्रोटीन्स बनाते हैं, गिवन बाय जीन्स ऑन डीएनए इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये भी जब हम ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे अपने लाइफ वाले चैप्टर के अंदर, जिसमें हम लाइफ प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे कि डीएनए से आरएनए किस तरह बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन्स किस तरह बनती हैं, वो दो प्रोसेस होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो जब हम वो पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर बच्चों आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि राइबोसोम्स किस तरह से प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इनकी अगर लोकेशन की बात करो तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोटिंग नजर आते हैं, आपको तैरते हुए फ्लोट करते हुए आपको साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स नजर आएंगे। दूसरी इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन जो है ना बच्चों, आपको राइबोसोम्स कहाँ नजर आएंगे, ईआर के साथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक ऑर्गेनल है, जैसे राइबोसोम एक ऑर्गेनल है, इस तरह ईआर भी एक ऑर्गेनिजल है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। उसके ऊपर आपको ऐसे छोटे छोटे राइबोसोम्स नजर आएंगे। ठीक है, अगर हम राइबोसोम को क्लोज व्यू में देखें ना तो बच्चों आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएगा, एक आपको लार्जर सब यूनिट नजर आता है, बड़ा सब यूनिट लार्जर इन साइज, और एक आपको स्मॉलर सब यूनिट नजर आएगा। इसके ये यूनिट्स हैं 60s और 40s, ये हमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन से पता चलता है। ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसके डिटेल में बच्चों जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी आप बस इतना याद रखो कि एक लार्जर सब यूनिट है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, इस तरह से राइबोसोम्स नजर आते हैं। ठीक है, और ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में नजर आते हैं। ठीक है, और अभी हम इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2, उसके अंदर हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर बच्चों आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनल, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो राइबोसोम्स थे वो आपको साइटोप्लाज्म में नजर आते हैं, और दूसरे किस ऑर्गेनल में, ईआर में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट फॉर्म में ईआर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये वो ऑर्गेनल है ना जो आपको, ये देख रहे हो, ये आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है ना, ये उसके पोर्स नजर आ रहे हैं। तो न्यूक्लियस के साथ ही एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे मेम्ब्रेन्स बनी होती हैं, फोल्डेड मेम्ब्रेन्स। क्या है ये, फोल्डेड मेम्ब्रेन्स। ठीक है, बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ ही ये एडजेसेंट होती हैं, और ये फोल्डेड मेम्ब्रेन्स का जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, ईआर। जब भी आप सेल को देखोगे ना, हमेशा आपको ईआर जो है वो न्यूक्लियस के साथ ही ऐसे फोल्डेड मेम्ब्रेन्स की शक्ल में नजर आएगा। ठीक है, और इसके ऊपर आपको ये टाइनी टाइनी जो नजर आ रहे हैं बच्चों, ये राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी होते हैं और ईआर की सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। अब बच्चों, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें ना, इस पूरे ईआर के स्ट्रक्चर को, तो हमें दो तरह के ईआर नजर आते हैं। एक हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आता है, एक हमें स्मूथ। जो रफ होता है ना बच्चों, वो राइबोसोम्स की प्रेजेंट होने की वजह से होता है, ये आपको बड़ी रफ अपीयरेंस नजर आती है माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, से रफ रफ सा स्ट्रक्चर लगता है, इसलिए हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। वाई, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी मेम्ब्रेन्स होती है, ये अगर आप इसको गौर से देखो, अगर मैं इसका कलर चेंज करूं, ये आपको अगर येलो कलर में नजर आ रही हो, ये स्मूथ है। ठीक है, इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोलेंगे, और इसे हम एसईआर भी कहेंगे। ठीक है, तो ये दो तरह की आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में देखने को मिलेंगी। अब क्योंकि जो बच्चों, अगर हम बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और हमने पीछे देखा कि राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है, टू मेक प्रोटीन्स, तो इसी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स भी जो हैं वो बेसिकली इनका फंक्शन क्या है कि दे मेड प्रोटीन्स। ठीक है, लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि उसके ऊपर नो राइबोसोम्स प्रेजेंट, इसी वजह से दे सिंथेसाइज क्या बनाती हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स,
सिंथेसाइज करके देती हैं, स्टोर करती हैं या रिलीज करती हैं अपने कैल्शियम आइंस को, ठीक है। और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल में भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और यहाँ पर ये पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया, इसको लिख लेना बच्चों की ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स SER हैव स्मूथ अपीयरेंस अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। और ये हमेशा बच्चों याद रखना, आपको न्यूक्लियस के साथ ही ये ऑर्गेनल नजर आएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों हम एक अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल की तरफ, जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये आपको बच्चों स्मॉल स्ट्रक्चर नजर आएगा, ओवल शेप या स्लिपर शेप, स्लिपर्स की तरह आपको माइटोकॉन्ड्रिया नजर आएंगे ऑर्गेनल्स इन यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, इसकी भी अपनी मेम्ब्रेन होती है, जैसे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया की भी आपको अपनी मेम्ब्रेन नजर आएगी। और मजे की बात बच्चों, इट कंटेन इट्स ओन डीएनए। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना डीएनए होता है। जैसे एक सेल है ना, सेल का अपना डीएनए है ना, इसी तरह इसके पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका अपना डीएनए होता है। तो सेल के पास बेसिकली एक्स्ट्रा डीएनए भी है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें बच्चों, तो इट एक्ट एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल का क्या मतलब हुआ कि इट हेल्प्स टू जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फ्रॉम ग्लूकोज। देखो बच्चों, जैसे ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो हम फूड कंज्यूम करते हैं, हम खाना खाते हैं ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। इसी तरह हमें जो सेल्स हैं उनको भी अपनी सर्वाइवल के लिए एनर्जी रिक्वायर है। तो सेल अपनी एनर्जी किस तरह से बनाएंगे? यूजिंग माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना बच्चों, ये पिंक में। ये अगर मैं इसको इस स्क्रीन वाली इमेज में देखूं एनिमल सेल में, तो ये आपको, और से मेरी पेन की तरफ देखो, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ना येलो कलर के फ्लोटिंग से, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो ये हमें क्या बना के देते हैं? एनर्जी बना के देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फ्रॉम ग्लूकोज। जितना भी ग्लूकोज सेल के अंदर आता है, ये उसको ब्रेक डाउन करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, और उसे एटीपी बनाकर देते हैं, और सेल इसको एज एन एनर्जी यूज करता है, ठीक है। और ये वो पार्ट है वेयर एरोबिक रेस्पिरेशन, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक्स प्लेस एंड एनर्जी इज जनरेटेड फॉर द सेल, ठीक है बच्चों। ये एरोबिक रेस्पिरेशन के 2 स्टेप्स हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, और बेसिकली इसी प्रोसेस की, जो आपको एरोबिक रेस्पिरेशन की बात मैंने की है ना, अगर मैं इसको ब्लू पेन से दिखाऊं ना, ये बच्चों ये वाला पॉइंट एरोबिक रेस्पिरेशन, ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या जनरेट करते हैं? एनर्जी। अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रोसीजर के थ्रू, किस केमिकल रिएक्शन के थ्रू एनर्जी जनरेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपने क्या कहना है? एरोबिक रेस्पिरेशन, या सिंपली रेस्पिरेशन भी आप कह सकते हो, ठीक है। और अगर मजे की बात बच्चों देखें ना, तो जितना भी फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मसल सेल्स हैं, आप देखो मसल सेल्स वो सेल्स होते हैं बच्चों जिनको सारा दिन काम करना होता है। अगर इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, वो मूव करता है, तो जितना ज्यादा मूव करेगा उतना ज्यादा उसके मसल्स काम करेंगे करेंगे ना। तो इसी वजह से अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर मसल सेल्स को देखोगे ना, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा लार्जर अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म के अंदर नजर आएंगे। इसी तरह जो नर्व सेल्स हैं, जो ब्रेन के सेल्स हैं, वो भी बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करते हैं अपने अंदर। दे आर पैक्ड फुल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी कंपैरेटिव अगर आप दूसरे सेल्स में देखोगे, तो आपको नॉर्मल अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नजर आएगा, ठीक है। तो क्योंकि जिन जिन सेल्स का जितना ज्यादा वर्क है और उनको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसी वजह से उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट भी ज्यादा होती है। अच्छा बच्चों, अगर हम यहाँ थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेना, तो ये आपको क्रिस्टी नजर आ रही है, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि ये डबल मेम्ब्रेन है, इसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। एक तो इसकी ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन है ना बच्चों, ये ऐसे फोल्ड हुई हुई होती है, ऐसे ER की तरह, ये देख रहे हो, जैसे अभी हमने पीछे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा था, बिल्कुल उसकी तरह इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ऐसे फोल्डेड होती है। और ये आपको इसका डीएनए नजर आ रहा है, और इसके अपने भी राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। जैसे सेल के पास अपने राइबोसोम्स और अपना डीएनए है, इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना राइबोसोम्स और अपना डीएनए है। और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के अंदर देखोगे ना, तो बच्चों आपको ये इस तरह से नजर आएगा। ये देख रहे हो, ये लाइट ब्लू सा, ये बिल्कुल रियल पिक्चर क्लिक की गई हुई है, ठीक है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गोल्जी अपरेटस, जिसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, गोल्जी बॉडी भी कह सकते हैं। तीनों नाम है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर गोल्जी अपरेटस है तब भी एक बात है, अगर गोल्जी कॉम्प्लेक्स लिखते हैं तब भी एक बात है, गोल्जी बॉडी कहते हैं तब भी एक पार्ट है, ठीक है। बच्चों ER जो है ना, ये ER है हमारे पास, ठीक है। हमने अभी पीछे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ा, उसके बिल्कुल एडजेसेंट, उसके बिल्कुल साथ आपको इसी तरह एक और फोल्डेड मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर नजर आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? गोल्जी अपरेटस, ठीक है। और ये बेसिकली इसका क्या फंक्शन है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग
पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है बच्चों, ये एक किस्म का ना आप कह लो कि ये ना टीसीएस है। ठीक है, या आप कह लो ये एक पोस्ट ऑफिस है सेल का। जितनी भी सेल ने चीज़ें, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, एंजाइम्स, ठीक है, जितने भी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट आउट करना होता है सेल से, उनको पैकेज करता है, उनको प्रोसेस करता है और उनको फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इस ऑर्गेनल का ये काम है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बच्चों स्ट्रक्चर की, तो वेट मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रेज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ ना, तो बच्चों आपको सबसे पहले इसका सिस स्पेस नजर आएगा। ईआर के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम सिंथेसाइज हो रहे होते हैं, ठीक है, वो सीधा यहाँ से, ये देख रहे हो बच्चों, ये यहाँ से ये निकलते हुए सीधा सिस स्पेस में आते हैं। ठीक है, सिस स्पेस से एंटर होते हैं, इसके अंदर प्रोसेस होते हैं, उनको पैकेज किया जाता है, उनको पोस्ट ऑफिस की तरह एक प्रॉपर इन्वेलप के अंदर कोट किया जाता है, मेम्ब्रेन वेसिकल्स के अंदर बनाया जाता है, और जब वो प्रॉपर तरीके से पैकेज उनका हो जाता है, ठीक है, वो गिफ्ट की तरह रैप हो जाते हैं, तो सेल उनको गोल्जी उनको अपने बाहर अपने अंदर से निकाल देता है। ठीक है, और फिर कहता है कि लो सेल अब इसको तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, तो जो ये आपको फेस नजरता आ रहा है ना, ये क्या है? ट्रांसफेस। हमारे पास दो फेस हैं, एक है सिस फेस, एक है ट्रांसफेस। सिस फेस से चीजें हमेशा एंटर होंगी, यहाँ से एंटर होती हैं। ठीक है, और जो ट्रांसफेस है उससे क्या होती हैं? एग्जिट होती हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि सिस फेस से एंटर होती हैं और ट्रांसफेस से एग्जिट आउट होती हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिस फेस रिसीव्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फ्रॉम द ईआर एंड वेसिकल्स बड ऑफ दैट इज एग्जिट फ्रॉम द ट्रांसफेस ऑफ गोल्जी अपरेटस। ठीक है, तो सिस फेस से जितनी भी चीज़ों जिन्होंने पैक होना है और सेल से ट्रांसपोर्ट आउट होना है, वो सिस फेस से एंटर होंगी, और जिन्होंने एग्जिट आउट करना है वो ट्रांसफेस से निकलेंगी। और ये बीच में इसका मिड रीजन होता है। मिड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम इसके फंक्शन की ऊपर, जैसे मैंने आपको ब्रीफली अभी पीछे एक्सप्लेन किया था, तो क्या है कि इट एक्ट एज अ सेलुलर पोस्ट ऑफिस। ये एक सेल का पोस्ट ऑफिस की तरह एक्ट करता है, और जिसने शिपिंग द थिंग्स टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन आइदर विद इन द सेल, या तो सेल के अंदर, या सिक्रीशन आउटसाइड द सेल। ठीक है, फिर हमें मॉडिफिकेशन भी करता है, पैकेजिंग करके देता है, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सेल के किस पार्ट में जाना है। ठीक है, और इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन। कुछ एंजाइम्स होते हैं बच्चों, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जब हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कह लो ना कि पैक करते हैं बच्चों, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जब हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ऐसे वेसिकल के अंदर पैक कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है? लाइसोसोम्स। ठीक है, तो लाइसोसोम्स की भी जो सिंथेसिस है वो हमें कौन करके देगा? गोल्जी अपरेटस, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, या गोल्जी बॉडी कह सकते हो। तो ये तो हो गया बच्चों, इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और इसका फंक्शन हो गया। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमने देखा कि बच्चों ये जितने भी ऑर्गेनल्स हमने अब तक पढ़े हैं ना, हमने सारे देखे। हमने न्यूक्लियस देखा, हमने ईआर देखा, हमने गोल्जी देखा, राइबोसोम्स देखे, माइटोकॉन्ड्रिया देखे, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सब कुछ देख लिया। तो इनके बारे में मैंने आपको इनिशियल भी बताया था, स्टार्ट में भी बताया था कि बच्चों ये वो चीज़ें हैं दैट आर फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। आप चाहे प्लांट सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, या आप एनिमल सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। लेकिन हाउएवर सम ऑर्गेनल्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो नेचर ने स्पेसिफिकली सिर्फ प्लांट सेल्स को प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो अगर हम उनकी बात करें तो वो क्या क्या है? सेल वॉल हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है। दो उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं, एक है वैक्यूल और एक है क्लोरोप्लास्ट। तो चलिए हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सेल्स एंड ऑर्गेनल्स की अगर हम बात करें जो कि स्पेसिफिक है सिर्फ प्लांट सेल्स की, तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं वैक्यूल्स। बच्चों वैक्यूल्स क्या है? ये आप देख रहे हो सेल के बिल्कुल सेंटर में ना आपको एक सैक नजर आएगा, एक स्पेस नजर आएगी। ठीक है, जो कि मेम्ब्रेन की बनी होती है, उसकी भी मेम्ब्रेन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल। ठीक है, ये एक परमानेंट फीचर है प्लांट का, मतलब आपको हर प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल लाजमी नजर आएगा। और ये किसका बना होता है? वाटरी लिक्विड, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल सैप। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लो, पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि द वाटरी लिक्विड ऑफ द वैक्यूल्स इज कॉल्ड एज सेल सैप। ठीक है, और जो कि किसका बना होता है? शुगर्स, मिनरल आयंस, पिगमेंट्स एंड अदर सॉल्यूट्स का। ठीक है, और ये बहुत लार्ज इन साइज होता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, क्योंकि वैक्यूल्स जो है ना ये बहुत लार्जर इन साइज होते हैं, और ये किसके मेजोरिटी बने होते हैं? वाटर के। तो ये इतना प्रेशर डालते हैं साइटोप्लाज्म के ऊपर कि ये देखो साइटोप्लाज्म कितना थोड़ा सा आपको प्लांट सेल के अंदर नजर आ रहा है, बिल्कुल ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, लाइट ब्लू सा। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म को पुश करते हैं
सेल वॉल की तरफ, तो आपको बहुत थोड़ा सा साइटोप्लाज्म प्लांट सेल्स के नजर आता है। मेजॉरिटी एरिया जो है वो किसने ऑक्यूपाई किया होता है, वैक्यूल्स ने। ठीक है, और बच्चों यहीं पर वो पॉइंट आता है, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको बताया कि जब हम वैक्यूल पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां बताऊंगी कि सेल वॉल क्यों होती है। देखो बच्चों, जब वैक्यूल बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगा साइटोप्लाज्म के ऊपर, तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये ब्रस्ट कर सकती है ना ब्रस्ट। जब एक चीज है वो वाटर से फैली, एक बैलून है किस्म का ये वाटर का, और ये स्वेल कर रहा है, जब ये स्वेल करेगा, ठीक है, तो साइटो जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है वो ब्रस्ट कर सकती है। तो इस तरह तो हमारा सेल जो है, प्लांट सेल जो है, वो तो सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो नेचर ने उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए उसे क्या दिया हुआ है, सेल वॉल। कि सेल वॉल जो है वो उसको ब्रस्ट आउट होने से बचाता है, क्योंकि नेचर ने उसको वैक्यूल्स प्रोवाइड किए हुए हैं प्लांट सेल को। ठीक है, और आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है कि साइटोप्लाज्म फॉर्म्स थिन लाइनिंग इनसाइड द प्लांट सेल। जब भी आप प्लांट सेल्स को देखोगे तो आपको बिल्कुल थिन सी साइटोप्लाज्म नजर आएगा, बहुत पतला सा साइटोप्लाज्म नजर आएगा, एज कम्पेयर टू अगर आप एनिमल सेल्स को देखोगे तो उसमें आपको सारे का सारा साइटोप्लाज्म ही नजर आ रहा होता है। ठीक है, और वैक्यूल्स को सबसे पहले किसने नजर डिस्कवर किया था, एंटोनी वेन ल्यूवेनहोक इन 1676 डिस्कवर्ड वैक्यूल्स। ठीक है, अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें बच्चों, तो दे डू नॉट कंटेन वैक्यूल्स, but there are only small temporary structures used in transport of proteins, lipids and carbohydrates in and out of the cells। ठीक है, वहां पर भी सर्टन स्ट्रक्चर्स होते हैं वैक्यूल्स के, जैसे अभी हमने ईआर में देखा कि वो पैकेज करने के लिए ऐसे छोटी छोटी मेम्ब्रेन्स वैक्यूल्स की बनाता है, लेकिन वो वाले काम नहीं करता जो प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल करता है। ठीक है, तो जब हम वैक्यूल की स्पेसिफिकली बात करें तो ये हम प्लांट सेल के बारे में ही कह रहे होते हैं, प्लांट सेल का वैक्यूल ही कह रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनल बच्चों हमारे पास जो सिर्फ प्लांट सेल के लिए स्पेसिफिक है वो है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अगर मैं इस सेल के अंदर आपको ये ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, अगर मैं इनको फोकस करूं तो इनको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या है कि इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि क्या है, एक प्रोसेस है बाय प्लांट्स, प्रोसेस फॉर फूड सिंथेसिस। जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस किस ऑर्गेनल में होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कैसे होती है, दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। हमारे पास कौन सा क्लोरो एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड यूज्ड दैट एनर्जी इन मेकिंग फूड फॉर द प्लांट कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स की जो पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल के नाम से, वो एनर्जी यूज करता है सनलाइट की और फूड सिंथेसाइज करके देता है प्लांट सेल्स को। ठीक है, और बच्चों ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, या आपको किस पार्ट, किन सेल्स के अंदर नजर आएंगे, ग्रीन पार्ट्स। ग्रीन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, लीव्स। जितने भी प्लांट के लीव्स होते हैं उनके जितने भी सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स हम उनको स्पेसिफिकली बच्चों बोलते हैं। मीजोफिल सेल्स जो हैं वो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के अंदर। उन सेल्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट नजर आएगा। बच्चों अगर आप इस डायग्राम को देखो, ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोवेव की पिक्चर आप लोगों को समझाने के लिए पेस्ट की हुई है। ये आप देख रहे हो बच्चों, इस सेल के अंदर आपको सारा ये ग्रीन 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 नजर आ रहा है, ये सारे के सारे क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और ये मीजोफिल सेल्स की स्ट्रक्चर है। मीजोफिल सेल्स कहाँ है, हमारे लीफ के अंदर होता है। मीजोफिल सेल्स कहाँ होते हैं, लीव्स के अंदर। ठीक है, और इनके अंदर बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें ना बच्चों और पार्ट्स की, जैसे अगर हम फ्लावर्स की बात करें, रूट्स की बात करें या स्टेम्स की बात करें, वहां आपको उन सेल्स के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट इतना ज्यादा नजर नहीं आएगा। वहां पर आपको बल्कि क्या नजर आएगा, अगर मैं इसको रिमूव करूं, वहां पर आपको क्या नजर आएगा, क्रोमोप्लास्ट। क्या नजर आएगा, क्रोमोप्लास्ट। ये भी क्लोरोप्लास्ट की तरह ही एक ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि क्या देते हैं, कलर देते हैं पेटल्स को। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट आपको नजर आएंगे जो कि स्टोर करते हैं फूड इन द रूट्स सेल्स। रूट सेल्स के अंदर आपको ल्यूकोप्लास्ट नजर आएंगे और आपको पेटल्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर क्रोमोप्लास्ट नजर आएंगे। उसके अलावा जितना भी ग्रीन पार्ट है, क्या है, ग्रीन पार्ट जो है वो सारे का सारा आपको क्लोरोप्लास्ट से, उसके सेल्स जो हैं वो आपको क्लोरोप्लास्ट से भरे हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनका काम बेसिकली क्या है, फोटोसिंथेसिस, विच इज द प्रोसेस फॉर मेकिंग फूड फॉर द प्लांट सेल। ठीक है बच्चों, ये एक समरी के लिए मैंने टेबल जो है वो पेस्ट किया था। अगर आप इसको देख लो कि आपको ये एनिमल और प्लांट सेल्स के अंदर ऑर्गेनल्स हैं, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स हैं। ठीक है, और जो प्लांट सेल्स में है वो सिर्फ सेल वॉल, वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट है। तो ये एक समरी है जितना भी लेक्चर हमने अब तक पढ़ा है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपने पास सेव भी कर सकते हैं। ये मैंने जो डेव मैकान की बुक है कैम्ब्रिज की, आईजीसीएसई की, उसके अंदर से मैंने ये पिक्चर ली है। और ये बहुत
बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छा इसमें समरी को एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ से अगर आप इसको मेमोराइज़ कर लोगे तो तब भी आपके सारे ऑर्गेनल्स प्रिपेयर हो जाएँगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा वीडियो लेक्चर जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नीफिकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे और साथ ही हम कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोल्यूशन को भी देखेंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत छोटी सी वीडियो है बच्चों, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग लाइट माइक्रोस्कोप और जो मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो भी आपका बहुत जल्दी क्लियर हो जाए। तो स्टे ट्यून्ड माय डियर स्टूडेंट्स विद योर फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर। Thank you, students.